नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की। ठीक है कि चोल काल में जो पंचायती राज था, जो स्थानीय प्रशासन था, उसमें आज हमारे वर्तमान के पंचायती राज की गुण और विशेषताएं नजर आती हैं। चलिए आप चलते हैं कि वो कौन सी पंचायती राज की स्थानीय स्तर की वहाँ पर व्यवस्था थी प्रशासन की, जिसने हमें प्रेरणा दी भारत में पंचायती राज को डेवलप करने के लिए। आज भारत के संविधान संशोधन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लेखित है, 11वीं और 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है। और इस संविधान संशोधन ने भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण को ही नहीं, बल्कि जनता की राजनीति में, जनता की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित किया और इससे लोकतंत्र को मजबूत बनाया। और इससे स्थानीय स्तर की समस्याओं को भी बड़े तरीके से, एक अच्छे ढंग से और त्वरित तरीके से हल करने में भी आसानी हुई। हल करने से वहाँ पर जो लोग थे, उनकी समस्याएं हल होने से गांव का, स्थानीय स्तर के क्षेत्र के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास हो पाया। और इसी विकास के कारण एक भारत की राजनीतिक जो सत्ता है उसको मजबूती मिली, लोकतंत्र को एक मजबूत आधार मिला। तो चलिए हम चलते हैं चोलकालीन, जो चोल काल में चोलकालीन जो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन था, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। और चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो अभिलेख है उत्तर मेरु अभिलेख। और ये अभिलेख राजा पारंतक द्वितीय से संबंधित है और इन्हें सुंदर चोल भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी के आसपास विजयालय ने फिर से चोलों की शक्ति को एक चोल साम्राज्य के रूप में डेवलप करने के लिए फिर से चोलों की शक्ति को स्थापित किया। और इसी शक्ति को आगे आदित्य प्रथम ने, परंतक प्रथम ने, परंतक द्वितीय ने, राजराज प्रथम ने और राजेंद्र प्रथम ने, राजा धीराज प्रथम ने और राजेंद्र द्वितीय ने, और इसके पश्चात कुलोत्तुंग प्रथम ने, कुलोत्तुंग द्वितीय ने आगे बढ़ाया। और अंततः राजेंद्र तृतीय के साथ यह वंश अपनी सत्ता और शक्ति जो इसने प्राप्त की थी उसको खो देता है और इसका बाद में चोल वंश का विभाजन हो जाता है। एक शक्तिशाली नौसेना इनके पास थी, जिन्होंने भारत के ही भूभाग पर नहीं, विदेशी शक्तियों पर भी, विदेशी भूभाग पर भी, चाहे वो हम इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, इन पर भी अधिकार जमाया अपना। और उत्तर भारत के गंगा के मैदानों तक भी इनका साम्राज्य का विस्तार था। तो चलिए आइए, इन्होंने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कैसे स्थानीय प्रशासन की नींव रखी। तो इनका अभिलेख, उत्तर मेरु अभिलेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। यहाँ अगर देखी जाए तो यहाँ गांव जो थे या हम कहें ग्राम जो थे, वो अक्सर दो प्रकार के हमें गांव ग्राम देखने को मिलते हैं। एक तो सामान्य जन, सामान्य लोगों के गांव, और एक ब्राह्मण बस्तियां नजर आती हैं। बस्ती, ब्राह्मण बस्ती, अग्रहार या हमें ब्रह्मदेव कहते हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो, जिनको भूमि, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, उनकी अपनी बस्तियां होती थी। तो देखिए कि यहाँ पर सामान्य जन की जो गांव थे, ये शासन का संचालन कैसे करते थे। तो इनके शासन के संचालन करने के लिए यहाँ पर उर नामक एक समिति होती थी, उर नामक एक संगठन था। तो ब्राह्मण बस्तियों में शासन का संचालन करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगी, उसे महासभा, महासभा या सभा भी कह सकते हैं। तो याद रखें कि ग्राम स्तर पर दो प्रकार के हमें गांव देखने को मिलते हैं प्राय, एक सामान्य जन के, एक ब्राह्मण बस्तियों के, अर्थात ऐसी बस्तियां जहां अनुदान में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को दी गई अनुदान में भूमि जो दी जाती थी, उनकी बस्तियां थी। तो दोनों ही स्तर पर अलग अलग प्रकार के संगठन संस्थाएं मौजूद थी। यहाँ पर और नामक संस्था मौजूद थी, यहाँ पर महासभा नामक संस्था मौजूद थी। और नामक सभा में जो ग्राम जन के लोग, ग्राम जन के जो लोग होते थे, वहां जो रहते थे, ये लोग क्या होते थे, इसके सदस्य होते थे। इसके क्या होते थे, सदस्य होते थे। जबकि महासभा, महासभा का
बाकायदा क्या किया जाता था, यहाँ पर निर्वाचन किया जाता था और यह महासभा 30 सदस्यों से मिलकर बनी होती थी और 30 सदस्यों की बाकायदा क्या बनाई जाती थी, समितियां बनाई जाती थी और इन्हीं समितियों के माध्यम से यहाँ पर शासन का संचालन किया जाता था। याद रखें, कितनी समितियों के माध्यम से, 30 समितियों के माध्यम से यहाँ पर शासन का संचालन किया जाता था। ठीक है, तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे इन 30 सदस्यों का चुनाव होता था, कैसे इनका निर्वाचन होता था, इस पर हम चलते हैं कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो महासभा है वह अपने 30 सदस्यों के साथ 30 सदस्यों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की क्या बनाती थी, समितियां, और इन्हीं समितियों के माध्यम से वो शासन का क्या करती थी, संचालन। परंतु इन 30 सदस्यों का क्या होता था बच्चों, चुनाव, है ना। तो सबसे बड़ी बात चुनाव होता था और चुने जाने के बाद, चुनाव होने के बाद इनकी क्या बनती थी, समितियां बनती थी और इन समितियों की क्या होती थी, बैठक होती थी, है ना, बैठक होती थी। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर चुनाव का तरीका क्या था, समितियां कौन सी थी, बैठक कैसी होती थी और उनकी स्थानीय स्तर पर मौजूद जो पंचायती राज था, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी उसकी सीमाएं भी, लिमिटेशन भी देखेंगे और ये लिमिटेशन आपको कहाँ नजर आ जाएंगी, चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही। पहला, चुनाव में सबसे पहले योग्यता निर्धारित की गई इन सदस्यों की कि भाई पहले आयु निर्धारित की गई कि आपकी आयु कितनी होना चाहिए, 35 से 70 वर्ष होना चाहिए। फिर आपके पास कम से कम 1.5 एकड़ भूमि होना चाहिए, जैसे 1/4 बेली भी कहते हैं, 1.5 एकड़ भूमि होना चाहिए, भूमि होना चाहिए मतलब भूमि का अधिकार होना चाहिए। आपके पास पक्का मकान होना चाहिए, आपको वैदिक मंत्रों का आप ज्ञाता होना चाहिए, अर्थात आपको पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके लिए प्रारंभिक योग्यता है कि व्यक्ति अगर 35 से 70 वर्ष की आयु का है और साथ में वह वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी है, उसके पास 1.5 एकड़ भूमि है और उसके पास मकान है, तो वो अब नामांकन करेगा। आगे चलकर अगर वो किसी प्रकार से 3 वर्ष तक लगातार, अगली योग्यता ये है कि 3 वर्ष तक लगातार वो किसका रहा हो, किसी भी समिति का मालिक रहा है, इन समितियों में से या किसी भी समिति का सदस्य रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार से चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। अगला, भ्रष्टाचार, कि उसने भ्रष्टाचार में या कोई व्यभिचार में रहा हो, है ना, व्यभिचार में संलिप्त रहा हो या किसी प्रकार की चोरी या रिश्वत में रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। याद रखें, जो 3 वर्ष तक लगातार किसी समिति का सदस्य रहा है तो उसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। जो भ्रष्टाचार में या व्यभिचार में लिप्त रहा है, या कहें जिसने आय व्यय का लेखा जोखा ना दिया हो, जिसने पिछले वर्षों का, पिछले जो भी आय व्यय है उसके लेखा जोखा अपने नामांकन फॉर्म के दौरान या अपनी योग्यता के दौरान ये भी डिसाइड उसमें था, निर्धारित था कि आपको अपनी आय भी दिया जाता है, आय व्यय का लेखा जोखा, कि भाई हमारी इतनी आय है और इतनी हमारी व्यय है। ठीक, आय व्यय का लेखा जोखा नहीं दिया हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ये सब योग्यताएं थी कि भाई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ये सब रखता हो, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। याद रखें, ये सब उसके पास होना चाहिए, ये है और ये नहीं है, है ना, नहीं हो। अगर उसके पास ये नहीं है और ये है तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है। अब चुनाव की जो प्रक्रिया है, अब योग्यता निर्धारित कर ली, चुनाव की योग्यता के बाद अब बात आती है किसकी, प्रक्रिया की, किसकी प्रक्रिया की। तो 30 सदस्यों का बकायदा एक पात्र लिया जाता था और उस पात्र में चिट्ठियां, मतलब कि उसमें पात्र में सभी के नाम लिख लिए जाते थे और उस पात्र में डाल दिए जाते थे और पात्र में डालकर क्या किया जाता था, एक, किसको बुलाया जाता था, एक अबोध बालक को बुलाया जाता था, है ना। अबोध बालक जो बेचारा कुछ नहीं जानता हो, ऐसे बालक को यहाँ पर बुलाया जाता था और उससे बोला जाता था कि आप ऐसा कीजिए, ये चिट्ठियां उठाइएगा
तो इस बालक से इन चिट्ठियों को उठवाया जाता था। एक अवध बालक से 18 लॉटरी सिस्टम मौजूद था, है ना। यहाँ पर क्या था, लॉटरी सिस्टम। और इसमें से उसे कितनी पर्चियां उठानी पड़ती थी, 30, क्योंकि 30 सदस्यों को चुनना था। यह अवध बालक से एक मटकी में समस्त प्रकार की जो लोग निर्वाचन में भाग लेते थे उन सबके नामों को पत्रों पर लिखकर उन्हें बंद कर दिया जाता था और उन्हें मटके में डाल दिया जाता था और फिर उनको अच्छी तरीके से मिला दिया जाता था। फिर इसके पश्चात बालक, अबोध बालक जो ज्ञान नहीं है जैसे ज्यादा, बस इतना ज्ञान है कि वो पर्चियों को कैसे उठाना है, उस बालक को उनसे उस बालक को उस मटके से पर्चियां उठानी रहती थी और जिनके नाम आ जाते थे उस लॉटरी सिस्टम में उनको समिति का सदस्य बनाया जाता था। तो इसके पश्चात जब प्रक्रिया पूरी हो गई है, 30 लोगों का चुनाव हो चुका है, इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात समितियां बनाई जाएंगी बच्चों। क्या बनाई जाएंगी, समितियां बनाई जाएंगी। कौन कौन सी समितियां बनाई जाएंगी, तो यहाँ पर आपको तोट्टा वारियम, वारियम का मतलब होता है समिति, तोट्टा वारियम है, एन वारियम है ना, एन वारियम है, संवत्सर वारियम है, संवत्सर वारियम है, पौन वारियम है ना। ये सब समितियां होती थी। स्वर्ण से संबंधित समिति, वर्ष के लेखा जोखा को रखने वाली समिति, है ना, एन वारियम है, एन वारियम है। उद्यानों से संबंधित समिति, है ना। तो ये सब समितियां उद्योग से, स्वर्ण से और उद्यानों से संबंधित समितियां होती थी। अब ये सब समितियां क्या करती थी, ये सब समितियों के कार्य क्या थे, तो इन सब समितियों के कार्य क्या थे कि भैया किसी प्रकार का तालाब बनाना है, उसकी देखरेख करना, है ना, मंदिरों से संबंधित प्रबंधन करना, शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करना और बाकायदा करों को सुनिश्चित करना, करों की समय पर वसूली करना, नैतिक प्रकार से अनुशासन समाज में बनाए रखना, किसी प्रकार की मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, इस बात का ध्यान रखना और स्वच्छता का ध्यान रखना, पेयजल का, आवास का, पूरी जनसंख्या का संपूर्णता के साथ ध्यान रखा जाता था, जो ग्राम स्तर पर मौजूद हुआ करती थी। इनकी बैठक कैसे, तो इनकी बैठक ढोल पीट कर, है ना, आज भी ढोल पीट कर की जाती थी। और बैठक कहाँ होती थी, या तो मंदिर के पास या किसी पेड़ के नीचे या किसी तालाब के किनारे, ताकि भैया पारदर्शिता बनी रहे। ढोल पीट कर सबको बुला लिया है और देखो खुल्लम खुल्ला बैठक हो रही, कोई गुप्त में बैठक नहीं होती थी कि गुप्त में बात हो रही है, अकेले में, सबके सामने बिल्कुल खुले में बैठक हुआ करती थी और सबसे बातचीत की जाती ताकि लोगों को विश्वास हो, पारदर्शिता हो, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को न मिले। परंतु इसकी कुछ सीमाएं थी, इनकी कुछ क्या थी, सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी बच्चों, इन सब की सबसे बड़ी सीमा थी कि भैया लॉटरी सिस्टम, है ना, लॉटरी सिस्टम मौजूद था। मतलब जो प्रक्रिया होनी चाहिए कि भाई लोगों को वोट डालने की आजादी हो, कि लोग वोट डालने जाए, वैस मताधिकार हो, वो वाला काम नहीं था। लॉटरी सिस्टम थे, एक बालक को बुला लिया, समस्त पर्चियों को मिलाकर उसे उठवा लिया जाता था। दूसरी बात इसमें जो था, इसमें संपत्ति का और ये मंत्रों की बात की गई, इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकार, मतलब कि एक विशेष वर्ग का क्या था, अधिकार था। अब भाई साहब बताओ, कोई अमीर वर्ग होगा वही तो पढ़ लिख पाएगा, उसी के पास अच्छा मकान होगा, उसके पास भूमि होगी। अब भाई साहब जिसके पास, बेचारे के पास ये सब नहीं है, गरीब, तो कभी इसमें निर्वाचन में भाग ही नहीं ले पाएगा। बोलो, तो एक विशेष वर्ग का हमेशा क्या रहता होगा, जो अमीर वर्ग होगा उसी का इसमें क्या रहता होगा, भूस्वामी वर्ग का या अमीर वर्ग का या किसी राजवंश के लोगों से संबंधित जो पैसे वाले उनका ही वर्चस्व रहता होगा। और दूसरी बात इसमें क्या था, लॉटरी सिस्टम था, चुनाव का अधिकार नहीं था और महिलाओं के अधिकार भी सुरक्षित नहीं थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं थी, मतलब इसमें लिमिटेशन थे, इसमें कुछ दोष थे, परंतु इसमें वर्तमान पंचायती राज की गुण मौजूद थे, पंचायती राज की प्रेरणा मौजूद थी, जो कि आज भी हमारे ग्राम स्तर पर हमें दिखाई देती है। यहाँ ग्राम स्तर पर ग्राम सभा अपने सदस्यों के साथ, अपने जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ मिलकर ग्राम स्तर पर समस्याओं का समाधान करती है, बाकायदा अपनी योजनाओं को निर्मित करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है, अपने लक्ष्यों को बनाकर वह सरकार को अवगत कराती है। ग्राम स्तर पर सामाजिक और आर्थिक जो विकास के कार्य हैं उनको क्रियान्वित करना, उनको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से लागू करवाना और लोगों के विकास को चरम तक पहुंचाने का प्रयास करती है।
और इसी के कारण आप सबको पता है कि भारत गांव में बसता है। भारत में अगर गांव के लोगों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित होगी तो इससे क्या होगा, गांव मजबूत होंगे। गांव मजबूत होने से, गांव में लोकतंत्र मजबूत होने से भारत मजबूत होगा, भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। तो आज हमने देखा, क्या देखा आज बताइए बच्चों सब, आज हमने क्या देखा? हमने देखा ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय प्रशासन या पंचायती राज के जो गुण थे, कहाँ पर गुण थे बच्चों, कहाँ पर थे? चोल प्रशासन में। वो आज हमें नहीं देखे, और इसी चोल प्रशासन की इन गुणों के कारण ये लंबे समय तक अपने शासन सत्ता को संचालित कर पाया। देखिए फिर से हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है, कहाँ का स्थानीय प्रशासन है आप सबको बता दें, चोल प्रशासन स्थानीय। तो इसमें इसका सबसे पहले जानकारी हमने देखी कि जानकारी का स्रोत क्या था बच्चों इसका, तो आप सबको पता है कि इसकी जानकारी का जो स्रोत था वो उत्तर मेरू अभिलेख था, है ना। इस अभिलेख की आप सबको जानकारी पता है, परंतक द्वितीय, परंतक द्वितीय जो राजा हुआ करते थे चोलकालीन, जिन्हें सुंदर चोल भी कहते हैं, उन्हीं के जीवन से संबंधित, उन्हीं के द्वारा ये लेख जो हमें देखने को मिलता है उत्तर मेरू। इसमें ही जानकारी, किसकी जानकारी मिलती है भैया, कि भैया यहाँ स्थानीय स्तर पर क्या थी, कुछ संस्थाएं थी जिन्हें हम क्या कहते थे, और महासभा या सभा, है ना। और कहाँ पर थी, सामान्य जन की सभा होती थी, है ना। और महासभा ब्राह्मण बस्ती में मौजूद थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो महासभा है उसके किसकी बात की गई है, चुनाव की योग्यता और चुनाव की प्रक्रिया की और उनकी बैठकों की, और बाकायदा इस स्थानीय प्रशासन की फिर हम क्या देखते हैं, सीमाएं देखते हैं ना, सीमाएं देखते हैं। तो चुनाव की योग्यता आप सबको पता है, आयु कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास 1.5 एकड़ क्या होनी चाहिए, एकड़ जमीन होना चाहिए। उसके पास अपना खुद का आवास होना चाहिए। वह वैदिक मंत्रों का क्या हो, वह व्यक्ति वैदिक मंत्रों का क्या हो, ज्ञाता हो। उसके पास ये होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो 3 वर्ष तक किसी समिति का लगातार सदस्य ना रहा हो। अगर वो रहा है तो नहीं, वो अगर भ्रष्टाचार किया हो, उसने आय व्यय का लेखा जोखा न दिया उसने, ऐसा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उसे फिर निर्वाचन की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। प्रक्रिया कैसी सिस्टम में थी, तो आप सबको पता है लॉटरी सिस्टम। इसमें कितने लोगों का चुनाव होता था बच्चों, 30 लोगों का। तो 30 लोगों की क्या डाल दी जाती थी, पर्ची, और पर्ची को किसके द्वारा, एक अबोध बालक के द्वारा उठवाया जाता था। इसके बाद क्या बनती थी, इसके बाद प्रक्रिया के बाद क्या बनती थी, समितियां बनती थी, उद्यान की समिति। और इन्हीं समितियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर क्या किया जाता था, प्रशासन किया जाता था। तालाबों, मंदिरों, शिक्षा संस्थानों, आवासों, स्वच्छता, पेयजल, इन सभी उद्यानों, सभी प्रकार से उद्योगों का, सभी का प्रशासन किया जाता था। तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर हमें एन बारियम, तोट्टा बारियम, है ना, पौन बारियम, ये सब समिति, संबस्तर बारियम, हमें ये समिति दिखाई। इनकी सीमाएं क्या थी कि भैया इसमें वर्चस्व था किसका, भाई साहब वर्चस्व किसका था, एक भूस्वामी वर्ग का। क्यों था भैया भूस्वामी वर्ग का, क्योंकि आपको पता है 1.5 एकड़ जमीन तो अमीर आदमी के पास ही होगी, गरीब आदमी के पास होगी नहीं, वही पढ़ा लिखा होगा, है कि नहीं। और दूसरा, इसकी सीमा क्या थी, इसमें निर्वाचन का अधिकार ही नहीं था, लॉटरी सिस्टम था, इसमें लॉटरी प्रणाली मौजूद थी, है ना। और तीसरी बात आप सबको पता है, महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की गई, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं हुई। इस आधार पर हम कह सकते हैं स्थानीय प्रशासन जो आज वर्तमान में ग्रामीण पंचायती राज के रूप में नजर आता है, वो गुण तो मौजूद थे, परंतु कुछ सीमाओं के कारण कुछ दोष मौजूद थे। परंतु इसी स्थानीय प्रशासन ने हमें आज वर्तमान में ग्रामीण पंचायती व्यवस्था की नींव रखने की प्रेरणा दी। और इसी के साथ हमारे भारत ने आज ग्रामीण विकास के साथ साथ भारत के विकास में इन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। को सही मुस्कुराते रहिए।